नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आज के इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपको बधाई कि देश आज 73वां गणतंत्र मना रहा है। और आज के इस खास कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह टेक्निकल कैंपस के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर प्रियदर्शी जरूहार साहब, वो मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो सर स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। आपको भी आज गणतंत्र दिवस की बधाई। सर, जो बेसिक सवाल है कि तकनीक के क्षेत्र में इन 7 दशकों में भारत कितना बदला है। आप टेक्निकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। कंप्यूटर आने के बाद एक क्रांति हुई है हर फील्ड में, तो तकनीक के क्षेत्र में भारत कितना बदला है इन 70 सालों में? देखिए, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा भारत काफ़ी तरक्की किया। जो आज़ादी के बाद और गणतंत्र स्थापित होने के बाद जो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक थे, और जैसे शांति स्वरूप भटनागर जी, होमी जहांगीर भाभा और विश्वेश्वरैया जी, इन लोगों के फाउंडेशन पर कॉलेज और बहुत सारे तकनीकी विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट्स की स्थापना भी हुई उनके मार्गदर्शन पर। और इस प्रकार तरक्की काफ़ी हुई और भारत एक विश्व में एक अपना स्थान बनाने में कामयाब हुआ। विज्ञान और तकनीकी का कोई भी क्षेत्र हो, खास करके कंप्यूटर क्षेत्र में तो बहुत ही तरक्की भारत कर पाया। सर, इसी कार्यक्रम में हमारे साथ आपके कॉलेज के बहुत सारे एसोसिएट प्रोफेसर्स भी और फैकल्टी मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं। जरा ये उनसे भी सुन लेते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कितना बदला है भारत। हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन को लेकर के और तकनीक को लेकर के, तो संचार क्रांति को लेकर के भारत कितना बदला है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे श्वेता जी हैं, जी के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं यहाँ पे। श्वेता जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। और संचार क्रांति को लेकर के भारत कितना बदला है? आपको लगता है कि सूचना का संप्रेषण का जो माध्यम है वो बदला है भारत के अंदर? इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन कितना मजबूत हुआ है भारत के अंदर? सर, पहले मैं बता दूँ, दिस इज श्वेता कुमारी। आई वर्क हियर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आई एम हेडिंग द टीम सब सेल कम्युनिकेशन। तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन मेरे से आ रहा है कि कम्युनिकेशन किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, या तो तकनीकी शिक्षा में स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे हमें हमारा जो रिपब्लिक इंडिया है वो हमें प्रदान कर रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। तो जहाँ भी फ्रीडम आ रहा है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ भी आ रही है। तो जो आज के डेट में हमारे डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर जिसको कहते हैं वो हमारा मीडिया है, राइट। तो ऑफ कोर्स मीडिया से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आजकल के डेट में अलगाववाद फैला जा रहा है, या गलत न्यूज़ भी फैलाया जा रहा है, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया का ऐसा है। तो मुझे ये कहना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स को एक ऐसा चरित्र निर्माण करना चाहिए स्ट्रॉन्ग और ठोस, और उसमें हम लोग को सहायता करना है। एज अ टीचर हमारा बहुत क्रूशियल रोल है, और ऐसा चरित्र वो निर्माण करें कि आसानी से उनको बरगलाया ना जा सके। बस एक वीडियो आए और उन पर विश्वास करें, और ऐसा नहीं हो उनका, और चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़े और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। सर श्वेता जी, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो एजुकेशन में कितने कारगर हैं? अब तो लग रहा है कि एजुकेशन बहुत ईजी हो गया, बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो एजुकेशन रिलेटेड जो पोर्टल्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड जो साइट्स हैं, वो एजुकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो कम्युनिकेशन का ये माध्यम भी तो फ़ायदा कर रहा है देश को। हाँ सर, ये फ़ायदा भी करो। और अभी ऐसा एक चीज़ और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि पेंडेमिक टाइम था। पेंडेमिक टाइम में लोगों को जहाँ स्कूल कॉलेजेस नहीं आ पा रहे थे, वहाँ जो ये एक ICT का इस्तेमाल किया गया कम्युनिकेशन के लिए, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या शिक्षा पहुँचाने के लिए, ये बहुत कारगर साबित हुआ है। तो बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफकोर्स पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। धन्यवाद आपको। जय हिंद सर। आपको पता है कि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, हम खुशनसीब हैं कि भारत के अंदर है। हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रोफेसर सरफराज करीम साहब। इनका एक लंबा टर्न्योर रहा है अफ़गानिस्तान यूनिवर्सिटी में, या अफ़गानिस्तान में भी बहुत समय बिता करके आए हैं। 2 देशों के बीच जो लोकतंत्र का अंतर है, करीम साहब सबसे पहले तो जेटीएन में स्वागत आपका। क्या अंतर है 2 देशों में लोकतंत्र को लेकर के डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके देखने वाले और सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूँ। और जो आपने सवाल पूछा है, ये तो मैं आपको बिल्कुल इस तरह से बताऊंगा कि जो चीज़ है हमारे पास उसकी हमें कदर नहीं है। जब मैं अफ़गानिस्तान में था या किसी और भी जगह, मैंने 3-4 कंट्री में किए हैं, और एज ए टीचर ही था। एज ए टीचर हमारी बहुत इज़्ज़त होती थी, एज ए इंडियन हमारी बहुत इज़्ज़त होती थी। लेकिन जो मैं उनको एज ए पब्लिक देखता था, जो वहाँ के लोगों को, उनकी सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती थी, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ कुछ भी करने के लिए उनको 10 बार सोचना पड़ता था। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, और भी आप जो चीज़ देख सकते हो जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, वो चीज़ वहाँ पे बहुत मिसिंग था। खासकर जो मेरा लास्ट टेन्योर रहा अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पे वो अभी भी ये चीज़ को मिस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी पूंजी है जो हम अभी तक लेकर आए 73 सालों में,
और इसके अलावा भी अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें और मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत सारे संस्थान हैं भारत के अंदर। तो आपको लगता है कि भारत तकनीकी शिक्षा के रूप में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब आप देखिए, मैं इसमें 3 चीज़ों को ऐड करूँगा। आपने तकनीकी की बात की, मैं इसमें रिसर्च को भी ऐड करूँगा, इसमें मैनेजमेंट को भी ऐड करूँगा। इन 3 चीज़ों को अगर आप आज की डेट में देख लें कि जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, चाहे वो फेसबुक की बात करें, चाहे वो आप क्या नाम है इसके गूगल की बात करें, सबको मेन हेड करने वाले इंडियन ही है। सबको मेन हेड करने वाले इंडियन ही है। लेकिन उस दिन हम सबसे ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, क्योंकि मैं एज ए रिसर्चर, एज ए प्रोफेसर और एज ए एंटरप्रेन्योर कह रहा हूँ, जिस दिन हम ये खुद के बनाएंगे, हमारा खुद का गूगल हो, हमारा खुद का फेसबुक हो, तो उस दिन सबसे ज़्यादा प्राउडी फील होगा। अभी हमारे पास ये है कि हमने सबको दे रहे हैं। जिस दिन हम खुद को दूसरों को एम्प्लॉय बनाएंगे, उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी होगी मुझे। धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपको पता है कि कंप्यूटर आने के बाद भारत में तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर भास्कर आनंद जी हैं, जो कि एचओडी है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह टेक्निकल कैंपस में। सबसे पहले तो सर स्वागत आपका। और आपको लगता है कि कंप्यूटर आने के बाद एक रिमार्केबल चेंज हुआ है, भारत में बदलाव आया है, कंप्यूटर ने कितना बदला है भारतीय के जीवन को? बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा अपने संविधान के प्रस्तावना से कनेक्ट करके आपको बताने का कोशिश करता हूं, क्योंकि आज बड़ा शुभ दिन है, हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इस पावन समय पे जब आप देखेंगे कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें हम बोलते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो उसमें एक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, समाजवाद। ठीक है, ये जो समाजवादी शब्द है, ये पहले हमारे यहाँ मूल संविधान में ये वर्णित नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के थ्रू 1976 में इसको हमने जोड़ा। अगर आप समझे समाजवादी कॉन्सेप्ट्स को, तो इसमें बेसिकली 2 ही बात है। एक बात है कि आप जो असमानता है उसे कैसे कम करना है या कैसे दूर करना है, और समानता को कैसे बढ़ाना है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो ये जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन है, जो तकनीकी शिक्षा है, ये बहुत ही ज़ोरदार तरीके से एक सॉल्यूशंस के रूप में उभरा है। जैसे आप बात करें हमारे आईटी इंडस्ट्री की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा जीडीपी है उसमें 8% का जो कंट्रीब्यूशन है वो आईटी सेक्टर्स का है। और हमारा लक्ष्य है एज ए भारतीय कि नियर फ्यूचर में 2025 तक इसे हम 10% करने का लक्ष्य रखे हैं। ये केवल जीडीपी का ही नहीं है, अगर आप रोजगार के क्षेत्र में अगर बात करें तो हम 4.5 मिलियंस जो जॉब है वो हमारा सिंपली आईटी सेक्टर्स प्रोवाइड करता है। तो वो भी एक जो हमारी समाजवादी विचारधारा है कि हम असमानता को कैसे कम करें, उसमें ये सहायक सिद्ध होगा। अभी आप जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो एक टेक सक्षम करके प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम के थ्रू जो अनप्रिविलेज जो सेक्शंस के महिलाएं हैं वो 62,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है, जिससे हमारी घर की महिलाएं स्वावलंबन की ओर मूव करेगी। तो वो भी एक कारगर कदम होगा। आप जानते होंगे कि जो जापान की कंपनी है वो बहुत सारे कंपनी भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है, और इन्वेस्टमेंट का जो रफ्तार है वो 4 गुनी रफ्तार से बढ़ा है 2016 से 2020 का अगर आकलन करें। तो इस तरह से अगर हम पूरा मिलाकर बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो तकनीकी शिक्षा है वो हमारे देश के जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आपको पता है कि सूचना क्रांति के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ये कितना महत्वपूर्ण है, कैसे डीआरडीओ के जरिए जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ये तकनीक बता रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं सुषमा कुमारी जी। सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया। नमस्ते सर, और सभी जनता को 73rd रिपब्लिक डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी देश है वो सॉवरेनिटी एक हमारा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सर, इसको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। अभी डीआरडीओ ने 2 रिसर्च किया, आज ही लाल परेड मैदान में वो 2 मिसाइल लेके आ रही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर डिपेंडेंट सेंसर है, बहुत सारी उसमें ऐसे तकनीक है। जैसे एक है
है LCA मिसाइल, LCA तेजस मिसाइल सर। तो ये क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मिसाइल है, जो कि इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है। और दूसरा सर है आपका AIP सिस्टम। सर इसमें क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसको रडार को पूरे तरीके से सर मीन्स कंजर्व कर लिया जाता है, और ब्लाइंड करके सामने वाले जितने भी डिफेंस वाले हैं, जो दुश्मन है, उनको सर ब्लाइंड करके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है सर। तो ये मेरा मेन ये कहना है कि जितनी भी जनता है वो जागरूक हो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सर इससे पूरा टोटली जो आप आत्म भारत निर्भर बोल रहे हैं, इससे पूरा इंडिया आत्म भारत निर्भर पे डिपेंड रहेगा, और अपनी देश की मिसाइल्स, अपनी देश की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम रहेगी, तो ये डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कारगर एक सवाल है, चूंकि आप तकनीकी क्षेत्र से हैं, सवाल भी तकनीकी है। कहा जाता है कि जो आगे जो युद्ध होना है दुनिया में वो स्पेस वॉर होना है, तो ये अंतरिक्ष की लड़ाई कैसी होगी, जरा समझाइए। सर जैसे स्पेस वार अब होना है, अब सर ये समय जैसे जैसे बदलते जा रहा है, तो अब क्या है सर, लोगों को मीन्स फिजिकली वार नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वार हो रहा है सर। तो इसमें मेन मोटो इनका ये है ना कि हम पूरे तरीके से देश का फिनेंस को कैसे अपने तरफ रिजर्व करें सर। तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को समझने के लिए रडार सिस्टम, माइक्रोवेव सिस्टम सर, ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि अब पब्लिक को इस और अग्रसर होना चाहिए सर। यानी कि जो अब लड़ाई है वो ज़्यादा खतरनाक होना जा रहा है। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा। इसके लिए सर हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर प्रभाकर जी हैं, और जो कि HOD हैं यहाँ पर MBA का जो डिपार्टमेंट है, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है टेक्निकल कॉलेज कांड्रा में। प्रभाकर जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। सर आपका भी स्वागत है। आज गणतंत्र 73 सालों के अंदर प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो बाजारीकरण है, जो मार्केटिंग का जो टेक्निक है, कितना बदला है, सिस्टम क्या से क्या कहाँ तक पहुँचा है? सर सिस्टम काफ़ी इनोवेटिव हुआ है, डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट है, और मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। जो सर हम लोग अपने प्रियम्बल में देखते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये चीज़ जो है चरितार्थ हो रहा है। और प्रजातांत्रिक मूल्यों का आज गणतंत्र दिवस भी है सर, उस उपलक्ष्य में जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्धन ये प्रबंधन के थ्रू हो रहा है। हमारे पास हर कुशल मैनेजर हैं, और जो विदेशों में जाके अपनी कार्यकुशलता को साबित कर रहे हैं। पहले जो बाजार व्यवस्था था यहाँ पे कि लोग बाज़ारों का जो सामानों का जो विपणन करते थे बाज़ारों के अंदर, वो पारंपरिक हुआ करता था। अब लगता है कि रणनीति के तहत बाज़ार में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पहले से परिणाम तय होते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि कौन सी कंपनी कैसे ग्रो करेगी? सर इसमें ये भी है कि अगर आज भी सिद्धांत वही है, अगर बाज़ार में आप उन प्रोडक्ट्स को ला रहे हो जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो जनता की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रही है, तो आज उस बाज़ार में उस प्रोडक्ट को जमने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये है कि जो प्रयास हैं उस प्रोडक्ट को लाने में बाज़ार में, उसके अन्य अलग अलग तरीके आ गए हैं, ये ज़रूर विकास हुआ है। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर जरूहर हैं। जरूहर साहब, कंप्यूटर को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे ऐप भी बनाए गए हैं आपके कॉलेज में। तो ये जो तकनीक का जो इन्हेंसमेंट है, भारत को कितना मजबूत करता है? देखिए, भारत की जो मुख्य जो अभी समस्याएं हैं, जिसमें कि निश्चित रूप से कृषि का विकास है, गरीबी एक समस्या है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य एक समस्या है, ऑनलाइन शिक्षा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में है। तो इन सभी विषय पर जब ऐप डिफरेंट बनते हैं, तो बहुत कम पैसे में जो है इसका फ़ायदा देश के नागरिक उठा सकते हैं। जैसे फर्स्ट हार्वेस्ट हम लोगों के छात्रों ने बनाया, तो उसमें कृषि से संबंधित है, जिससे डायरेक्ट ही सेल कर सकते हैं उत्पादक जो कृषक हमारे बंधु हैं। इसी प्रकार जो दूसरा ऐप हमारे छात्र बना रहे हैं कई, तो इससे औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत मदद हो सकती है। भाषाई क्षेत्र में भाषाई एकता और समानता के लिए इसकी मदद हो सकती है। ये सब अगले हमारे जो नेशनल साइंस डे है, आने वाले कार्यक्रम में ये सब प्रदर्शित किया जाएगा विज्ञान प्रदर्शनी में। मुझे वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है हर क्षेत्र पे, तो रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के सरकार को और जो संस्थाएं हैं उनको अपने स्तर पे खास प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि भारत हर फील्ड में सेल्फ डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर बने, इसलिए वैज्ञानिकों पर और जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और जो उनका जो इनोवेशन है, उनका जो मेहनत है, उनका जो आउटपुट है, वो देश को आत्मनिर्भर बनाएगा? हाँ, देखिए, आने वाला जो विश्व है वो इंडस्ट्री 4.0 कंसेप्ट पर आने वाला है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश के पास जितना ज़्यादा पेटेंट होगा,
वही देश सबसे ज़्यादा फ़ायदा आर्थिक रूप में उठा पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि दूसरे देशों की पेटेंट को लेकर हम यूज करेंगे, सब कुछ बनाएंगे और बेचेंगे, और सब मुख्य फ़ायदा जिसको कहते हैं क्रीम, वो दूसरा देश ले जाएगा। तो इसमें बहुत आवश्यकता है कि विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में पुरजोर से किया जाए प्रयास। सर, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस ढंग से 7 दशकों में बदला है भारत, और तकनीक के रूप में एक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत कितना कारगर होंगे हमारे वैज्ञानिक, जो हमारे रिसर्चर्स हैं। खास करके बहुत ज़्यादा जो दारोमदार है वो तकनीकी संस्थाओं के ऊपर है जो भारत में कार्यरत है इस वक्त। आज के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आपको बधाई देते हुए JTN न्यूज़ इंडिया में बस इतना ही। नमस्कार।